हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं प्रमोद कुमार आज आपके लिए नया वीडियो ला रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का लेक्चर 5 ऑस्मोसिस। बोर्ड की ओर चलते हैं। ऑस्मोसिस, ओके। देखो, ऑस्मोसिस पढ़ने में डिफिनीशन बता दूंगा, तुरंत हो जाएगा, लेकिन इसको पढ़ने में आपको पहले दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक बात होगा मेम्ब्रेन के बारे में और दूसरा कंसंट्रेशन के बारे में। तो पहले मैं मेम्ब्रेन की बात कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन, आप जैसा कि पढ़े हो गए सेल में, सेल के बारे में पढ़े हो गए, प्लांट सेल में पढ़े हो गए कि सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन होता है। डिफरेंट टाइप के मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेल में, लेकिन सभी मेम्ब्रेन का नेचर अलग होता है। कैसे नेचर अलग होता है उसको बोर्ड पे समझाता हूं। जैसे देखो, मेम्ब्रेन की बात करें तो जो पहला मेम्ब्रेन की बात होगी वो होगा परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन किसे कहोगे? तो एक बात ध्यान रखना, कोई भी सॉल्यूशन बनाते हो आप, सॉल्यूशन बनाते हो तो उसमें 2 कंपोनेंट होता है। एक कौन सा कंपोनेंट होगा? सॉल्वेंट के रूप में, और दूसरा होगा सॉल्यूट के रूप में। तो जैसे कि सॉल्यूशन के रूप में आप सिंपल समझो कि शरबत है, शुगर सॉल्यूशन है। तो जो शरबत होगा, शुगर सॉल्यूशन होगा, उसमें सॉल्वेंट के रूप में कौन आएगा? तो वाटर आएगा। सॉलिड के रूप में कौन आएगा? तो शुगर आएगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब जाकर के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो इसी तरह से किसी सेल में, जैसे एक सेल है, ये दूसरा सेल है, बीच में मेम्ब्रेन है, तो यहाँ भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। प्रोटोप्लाज्म में 2 कंपोनेंट होगा, सॉल्वेंट का भी पार्ट होगा, सॉलिड का भी पार्ट होगा। इधर वाले सेल में भी सॉल्वेंट का भी पार्ट होगा, सॉलिड का भी पार्ट होगा। मतलब प्रोटोप्लाज्म एज लाइक सॉल्यूशन होता है, ओके। अब इस प्रोटोप्लाज्म में देख सकते हो कि इसमें हमने डॉट डॉट ज्यादा दिया है, तो ऐसा हो सकता है कि इसमें सॉलिड का कंटेंट ज्यादा हो या तो सॉल्वेंट का कंटेंट ज्यादा हो, या इधर भी सोच सकते हैं वैसा। कब क्या होगा उसका कंडीशन तो आगे देखेंगे, लेकिन अब ध्यान देना कि इसमें जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, इस मेम्ब्रेन से दोनों पास यदि कर जाए, सॉल्वेंट भी पास कर जाए, सॉल्यूट भी पास कर जाए, तो उसको हम क्या कर लेंगे? परमेएबल मेम्ब्रेन। जैसे देखो, सिंपल सा मेम्ब्रेन बना दिया, एक साइड इधर, वन साइड हो गया, इधर अनदर साइड हो गया, ए और बी लिख देता हूं, बीच में मेम्ब्रेन लगा हुआ है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इससे पास कर जाता है और सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी पास कर जाता है, तो इसको हम क्या कह लेते हैं? परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो, इतना तो समझना बहुत आसान हो गया, बट आपके एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान में रखोगे परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल के रूप में सेल वॉल होता है, ओके। जो प्लांट का सेल वॉल, प्लांट के सेल का सेल वॉल होता है, वो परमिएबल मेम्ब्रेन में होता है। इसी तरह से दूसरा चलोगे तो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन वैसा मेम्ब्रेन होता है जिससे न सॉलिड पास करेगा न सॉल्वेंट पास करेगा। मतलब कि ये मेम्ब्रेन है, तो यहाँ देखो सॉल्वेंट लिख दिया, तो सॉल्वेंट का भी मूवमेंट नहीं होगा इस मेम्ब्रेन के थ्रू, और सॉल्यूट का भी मूवमेंट नहीं होगा इस मेम्ब्रेन के थ्रू। देख रहे हो ना, क्रॉस कर दिया, रोक दिया, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसा मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। अब याद करो आप एनाटॉमी के पार्ट को, जब आप रूट का सेक्शन काट करके देखते थे तब कोर्टेक्स का इनरमोस्ट लेयर जो मॉडिफाइड होकर के बैरल शेप स्ट्रक्चर में बदल जाता था, उसको क्या कहते थे? याद करो जल्दी से। इंडोडर्मिस के नाम से जानते थे। और उस इंडोडर्मिस के रेडियल और टेंजेंशियल बाल पे आपको ध्यान में होगा सुबेरिन नाम के केमिकल का डिपोजिशन होता था, तब उसको कास्पेरिन स्ट्रिप के नाम से जानते थे, जो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता था। इतना ध्यान में होगा, पक्का होगा। तो वो भी वही तो एग्जांपल यहाँ बनेगा, सुबेराइज्ड वॉल ऑफ इंडोडर्मिस, सुबेराइज्ड वॉल ऑफ इंडोडर्मिस। इसके साथ और किस पे सुबेरिन का डिपोजिशन प्रेजेंट होता है? बोलो बच्चों जल्दी से। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते होंगे तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में प्रेजेंट होता है 3 लेयर, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क।
तो कॉर्क के सेल वॉल भी जो होते हैं वो भी सुपराइज्ड होते हैं, तो वो भी इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। सुपराइज्ड वॉल ऑफ किसका? कॉर्क सेल। तो ये सब हो गए कैसा मेम्ब्रेन? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसके बाद बात करते हैं किसका? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। ओके, तो देखो अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो भी होगा उसमें ध्यान रखना है आपको कि मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट तो पास करेगा, बिल्कुल सॉल्वेंट पास करेगा, लेकिन सॉल्यूट पास नहीं करेगा जी, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानेंगे। यही हो गए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका एग्जांपल देखोगे तो पर्चमेंट मेम्ब्रेन, जिसको कि एग मेम्ब्रेन भी बोलते हो, पर्चमेंट मेम्ब्रेन, या इसको क्या बोलोगे? एग मेम्ब्रेन भी बोलोगे। इसके साथ साथ कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन, ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है, कॉपर फेरी साइनाइड मेम्ब्रेन, साइनाइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सब जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन यहाँ पे देख रहे हो वो सब कैसा मेम्ब्रेन है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में जाना जाएगा। ओके, इसी तरह से फिश ब्लाडर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, फिश ब्लाडर मेम्ब्रेन। इसी तरह से एक और आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है कॉलिडियन मेम्ब्रेन, कॉलिडियन मेम्ब्रेन। ये सभी एग्जांपल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, किससे रिलेटेड? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। अब देखो ये जो पर्चमेंट मेम्ब्रेन एग मेम्ब्रेन है उसको हम ऑब्टेन कैसे करेंगे? जैसे कि आप किसी एग को, हेन का जो एग होता है उसको वाटर में बॉईल करते होगे, तो उसका जो बाहर का लेयर सेल होता है उसको तोड़ते होगे बॉईल होने के बाद, तो अंदर में एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है। तो जैसे ही सेल को SHE सेल को हटाते होगे तो जो मेम्ब्रेन मिलता है वो भी छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। तो उसका तो उपयोग नहीं कर सकते हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, प्रैक्टिकल के लिए। तो हम पूरा पूरा मेम्ब्रेन कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो उसके लिए ध्यान देना है आपको कि सबसे पहले उस एग को लेकर के उसमें एक पोर बना लेंगे, स्मॉल सा, मतलब किसी भी नेल के थ्रू उसमें छोटा सा पोर बना लेंगे आसानी से, और उसको एक बर्तन में, बाउल में, जितना भी उसके अंदर का एल्बुमिन का पार्ट है या योक का पार्ट है उसको उस बाउल में निकाल लेंगे। उसका भुर्जी बना के खा लेना, टेंशन नहीं है। लेकिन जो आपके हाथ में रह गया कौन सा सेल, उसको क्या करना है कि एक दूसरे बाउल में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग करेंगे। मतलब ले लेंगे एक बाउल में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसमें उसी सेल को डाल देंगे जिससे कि निकल चुका है एल्बुमिन एंड योक बोथ। ओके, उसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना। उसी में धीरे धीरे उसका जो कैल्शियम कार्बोनेट का बाहरी सेल होता है वो डिजोल्व हो जाएगा। अब केवल बचा कौन रह जाएगा? तो अंदर में जो मेम्ब्रेन था वही केवल बचा रह जाएगा, जो पर्चमेंट मेम्ब्रेन एग मेम्ब्रेन के रूप में होगा। अब पूरा होल मेम्ब्रेन आपको ऑब्टेन हो गया, उस मेम्ब्रेन का उपयोग कर सकते हो आप लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करने के लिए, मतलब कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए। ओके, इस तरह से हम बड़ी आसानी से पर्चमेंट मेम्ब्रेन को ऑब्टेन कर सकते हैं। बट बाकी ये जब मेम्ब्रेन लिख दिया, इसको आप मार्केट से भी सेल कर सकते हो, खरीद सकते हो, अवेलेबल होती है। ओके, अब एक और लास्ट में बता देता हूं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या चीज है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ही भाई है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है? तो देखो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, उससे सॉल्वेंट पास करेगा, नो डाउट। जैसे इसमें सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में कर रहा है, इससे भी सॉल्वेंट पास करेगा। लेकिन अब ध्यान देना है आपको कि एक सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि सॉल्यूट डिफरेंट टाइप का होता है। सॉल्यूट डिफरेंट टाइप का, जैसे मैं A B C लिख दिया, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट है।
बट एक सेल से दूसरे सेल में जो सब्सटेंस का सॉलिड का मूवमेंट होना है इस सेल से इसमें, तो वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होगा। मान लो कि इस सेल को मैग्नीशियम की आवश्यकता है, तो सॉल्वेंट के साथ साथ केवल यह मेम्ब्रेन यदि जाने देता है मैग्नीशियम को ही ओनली, सोडियम पोटेशियम को जाने नहीं देता है, तो ऐसे मेम्ब्रेन को हम क्या कह लेंगे, सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। मतलब बी, यहाँ पे जो फिगर में दिखा है उसमें केवल बी मूव कर रहा है, ए सॉलिड मूव नहीं कर रहा है, सी सॉलिड मूव नहीं कर रहा है, मतलब कि सॉल्वेंट के साथ साथ सम सेलेक्टेड सॉलिड मूव करता है, सॉलिड मूव करता है। ठीक है, तो इसको ही हम किस नाम से जानते हैं, सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमेएबल मेम्ब्रेन। इसका एग्जांपल के रूप में देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन होगा, ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन, और वैक्यूल में देखते थे सैक वैक्यूल वाले में कि वहां टोनोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये सब सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन का बात करा गया। ये सब बातें जो मैंने बता दिया 4 टाइप का मेम्ब्रेन, उसमें से मुझे आवश्यकता पड़ेगी ऑस्मोसिस में सेमी परमेएबल और सेलेक्टिवली परमेएबल का। बट आपके एनसीईआरटी ने ज्यादा टर्म उपयोग करा है सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन का, तो मैं ऑस्मोसिस का डिफिनीशन बताऊंगा तो वहां पे सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन का ही उपयोग करूंगा। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन के समय ये भी बताऊंगा कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का भी उपयोग करके हम बड़ी आसानी से ऑस्मोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन की कहानी देख लो, तब ऑस्मोसिस का डिफिनीशन बताते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे किससे रिलेटेड, तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड। तो कंसंट्रेशन क्या चीज है, देखो आप केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे कंसंट्रेशन के बारे में बहुत डिटेल पढ़ने को होगा, डिफिनीशन, फार्मूला सब कुछ बताया जाता होगा। हम जो भी यहाँ बताएंगे वो फार्मूला बेस्ड नहीं बताएंगे, जो भी बताएंगे वो डिफिनीशन बेस्ड होगा, और थोड़ा सा सेल के अंदर कैसे उसको हम आसानी से कंफर्म कर पाएंगे कौन हाई कंसंट्रेटेड है और कौन लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कौन सिमिलर टाइप के कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन है, इसको समझाएंगे बेहतर रूप से, है ना। बहुत ज्यादा इलाबोरेशन से हमें मतलब नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पे पहले हेडिंग देते हैं कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन के रूप में दोगे, जैसे सिंपल सोचो कि पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में कितना मोलेक्यूल्स या आयंस डिसॉल्व होते हैं सॉल्यूट के, तो इसी को हम किस नाम से जानेंगे, कंसंट्रेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ मोलेक्यूल्स या आयंस, मोलेक्यूल्स और आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये तो छोटा सा डिफिनीशन मैंने बता दिया कंसंट्रेशन का, बट इसको समझना पड़ेगा आपको। जैसे कि देखो एक बीकर ले लिया, यहाँ एक दूसरा बीकर ले लिया, एक और बीकर ले लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि 100 मोलेक्यूल्स, ये मोलेक्यूल्स लिखा है, मोल नहीं पढ़ना है, 100 मोलेक्यूल्स वाटर ले लिया है और इसमें 5 मोलेक्यूल्स शुगर का उपयोग करा है। ठीक है, ए बीकर में। इसी तरह से सेकंड बीकर में 100 मोलेक्यूल्स हमने साल्ट ले लिया है और NaCl के रूप में साल्ट होता है उसको ले लिया है, सॉरी 100 मोलेक्यूल्स वाटर लिया जी, साल्ट नहीं लिया, साल्ट मैंने गलत बोल दिया, 100 मोलेक्यूल्स वाटर ही लिया है जैसे इसमें लिया है, और साथ साथ 5 मोलेक्यूल्स साल्ट लिया है। अब साल्ट लेंगे लेकिन 5 मोलेक्यूल्स ही साल्ट लेंगे। ओके, इसी तरह से तीसरा बीकर में 100 मोलेक्यूल्स मैंने सिलिका ले लिया, SiO2, सैंड जिसे कहते हो, रेत, बालू। ठीक है, और 5 मोलेक्यूल, फिर उल्टा बोल दिया मैंने, 100 मोलेक्यूल्स वाटर यहाँ ले लिया है और 5 मोलेक्यूल्स सिलिका ले लिया, SiO2 को ले लिया है C वाले बीकर में। देख रहे हो सॉल्वेंट का अमाउंट सभी में इक्वल है, और ऐसा लग रहा है कि जो भी सॉल्यूट हमने डिफरेंट टाइप का लिया है उसका भी अमाउंट सिमिलर ही है सभी में। तो एक नजर देखने से तो ऐसा प्रतीत होगा कि सबका कंसंट्रेशन बराबर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे समझिए इसको, कंडीशन को, जैसे ये सिलिका होते हैं वो वाटर में कभी डिजॉल्व ही नहीं होता है, तो जब डिजॉल्व नहीं होगा तो सॉल्यूशन ही नहीं बनाएगा, तो इसके कंसंट्रेशन के बारे में तो विचार करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं।
लेकिन साल्ट तो बड़ी आसानी से वाटर में डिजोल्व हो जाता है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। नहीं पता चल रहा है आपको तो ऐसा करना कि घर जा करके 1 चम्मच नमक लेना, 1 गिलास पानी लेना, उसको मिला लेना, पी जाना, देखना नमकीन लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन सैंड को मिला करके पानी को पियोगे तो वैसा कुछ भी टेस्ट नहीं आएगा उसका, क्योंकि केवल वाटर जो टेस्टलेस होता है वैसा ही फील कराएगा। इसी तरह से शुगर को भी डिजोल्व कर लेना वाटर में, उसको भी पीना, मीठा मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा। ओके, तो इसी तरह से देखोगे तो ये दोनों सॉल्यूशन बनाएगा, बट यहाँ तो मॉलिक्यूल्स का नंबर सिमिलर है। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए कि जो शुगर होता है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में। जो शुगर होते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ही बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है ना, तो उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। और ध्यान में रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड वाटर में डिजोल्व कभी नहीं होता है, वो आयनाइज नहीं होगा। ठीक है, वाटर में जो डिजोल्व होगा बट आयनाइज नहीं होगा। लेकिन ये जो सोडियम क्लोराइड है, साल्ट है, उसमें आयनिक बॉन्ड होता है। जैसे ही वाटर में डालते हो वो आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे देखो यहाँ 5 मॉलिक्यूल्स शुगर है, तो मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के रूप में 1 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स, 5 मॉलिक्यूल्स मैंने शुगर बना दिया। अब ये आपको इतना पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है, इतना ध्यान में होगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, इसके बीच में जो स्पेस होता है इसको इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। क्या हो गया? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, और चूंकि आपको पता है कि जो शुगर मॉलिक्यूल है जो कोवेलेंट बॉन्ड रखे हुए हैं, आयनाइज तो होगा नहीं, इसका मतलब है कि ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जाकर के इससे बॉन्डेड हो जाएगा, इस तरह से बॉन्डेड हो जाएगा। तो देखो तो कितना मॉलिक्यूल वाटर पार्टिसिपेट कर रहा है 5 मॉलिक्यूल से शुगर को बॉन्डेड करने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और शुगर मॉलिक्यूल कितना है? तो 1 2 3 4 5, मतलब शुगर मॉलिक्यूल की संख्या से एक मॉलिक्यूल वाटर अधिक होगा इंटरमोलिक्यूलर स्पेस में बैठने के लिए या डिसोल्यूशन के बाद अरेंज होने के लिए। मतलब कंसंट्रेशन जो इसका बना, इसमें ध्यान देना इसमें कि 6 मॉलिक्यूल्स वाटर बॉन्डेड हो गए किससे? 6 मॉलिक्यूल्स वाटर बॉन्डेड बाई शुगर, है ना। तो इसमें फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितना हो गया? फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो ध्यान देना कि 100 मॉलिक्यूल्स वाटर है तो 96 नहीं बल्कि 100 माइनस ये पूरा 100 मॉलिक्यूल्स वाटर है ना। और यहाँ कितना मॉलिक्यूल्स वाटर बॉन्डेड हुआ है? 5 मॉलिक्यूल्स शुगर से, क्योंकि इसमें 5 मॉलिक्यूल्स शुगर लिया हुआ था। तो इस तरह से टोटल 5 मॉलिक्यूल्स शुगर है और वाटर मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड कितने हैं? तो देखो काउंटिंग कर करके 1 2 6 है, तो 100 माइनस 6 करोगे तो 94 मॉलिक्यूल्स वाटर जो होगा वो फ्री होगा। इतना समझ गए? फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की बात यहाँ कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, जो 94 मॉलिक्यूल्स वाटर के रूप में दिख रहा है। लेकिन बी सॉल्यूशन में देखो क्या होने जा रहा है कि जैसे ही आपने डिसॉल्व करा साल्ट को, 5 मॉलिक्यूल साल्ट लिया था, तो साल्ट जैसे ही वाटर में जाएगा वो सोडियम आयन क्लोराइड आयन में बदल जाएगा, क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड है। अब ये चीज तो 5 मॉलिक्यूल साल्ट है, इसका मतलब 5 सोडियम आयन भी बन जाएगा और 5 क्लोराइड आयन भी बन जाएगा। अभी क्या डिफिनेशन में लिखे हैं? डिसोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि 5 सोडियम आयन, 1 वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 3 4 5, इससे सोडियम आयन बाइंड करेगा, इससे भी सोडियम आयन बाइंड करेगा, सभी से सोडियम आयन बाइंड करता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्लोराइड आयन का भी तो बाइंड होगा ना। ये जो क्लोराइड आयन है वो भी वाटर से बाइंड कर जाएगा, तो टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने बाइंड हो गए? तो यहाँ देख सकते हो कि 5 वाटर मॉलिक्यूल सोडियम आयन से बाइंड है और 5 मॉलिक्यूल्स वाटर क्लोराइड आयन से बाइंड है, मतलब बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल कितने हो गए? बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 हो गए। 5 इधर क्लोराइड आयन ने बॉन्ड करा है, 5 सोडियम आयन ने बाइंड करा है। इस तरह से फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन में, बी सॉल्यूशन में कितना है? फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट
तो 100 माइनस 10 करोगे तो कितना बच जाएगा 90। तो ध्यान में रखना कि जिस भी सॉल्यूशन में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, पूरे मन से सुनना, जिस भी सॉल्यूशन में फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का अमाउंट ज्यादा हो गया, मतलब कि वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, मतलब लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बोलेंगे। फिर से सुन लो, जिस भी सॉल्यूशन में ए हो चाहे ए हो कोई भी हो, जिस भी सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर या सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गया दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो जिसमें ज्यादा हो गया उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे या लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। और जिसमें फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट या वाटर कम हो गया दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो वैसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे या हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे इन दोनों सॉल्यूशन में देखो तो अब हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन हो जाएगा, ए होगा या ए होगा, ए वाले या बी वाले। तो ध्यान रखना कि हायर फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट तो ए में है, तो ये लो कंसंट्रेशन हो गया, और इसमें फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर या सॉल्वेंट कम है इसके रेस्पेक्ट में, तो ये हाई कंसंट्रेटेड हो गया, मतलब कि ये हाइपरटोनिक हो गया, हाइपरटोनिक, और एक ऐसा हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। सिंपल सा समझ गए। तो ये तो बात हो गई टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब ऑस्मोसिस में हम देखेंगे सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में भी। अब इतना यदि आप समझ गए तो मैं समझता हूं कि ऑस्मोसिस का डिफिनीशन वेरी 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 इजी है। कैसे, जो देखिए, अब इसको रब करते हैं और ऑस्मोसिस के डिफिनीशन बताते हैं। तो ऑस्मोसिस के डिफिनीशन में भी अब यही सब बातें जो मेम्ब्रेन और कंसंट्रेशन आपको समझाया, इसी का उपयोग करेंगे। जैसे देखो डिफिनीशन की बात करते हैं किसका, ऑफ ऑस्मोसिस। अब देखो यहाँ पे एक बीकर ले लेते हैं, इस तरह से एक बीकर ले लिया, इस बीकर में बीच में लगा दिया है किसको, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी चूंकि सेलेक्टिवली लिखता है इसलिए मैंने सेलेक्टिवली लिख दिया है। पुराने वाले 2017 के पहले वाले एनसीईआरटी बुक को देखोगे तो उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिखा हुआ था। लैबोरेटरी में हालांकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ही ज्यादातर उपयोग करा जाएगा, जो आर्टिफिशियली अवेलेबल होगा उसी का करेंगे ना। सेल मेम्ब्रेन तो लिविंग सेल में है, तो लिविंग सेल के अंदर होगी ना। फिर भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एनसीईआरटी जो कह दे आंख मूंद करके बात मान लेनी है। ओके, तो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया, एक सॉल्यूशन इधर है दूसरा सॉल्यूशन इधर है, ए और बी के नाम से कंफर्म कर दिया। इसमें 100 मॉलिक्यूल्स वाटर ले लिया है और इसमें भी 100 मॉलिक्यूल्स वाटर ले लिया है। अब इसमें हम 50 मॉलिक्यूल्स शुगर ले लेते हैं और इसमें 20 मॉलिक्यूल्स शुगर ले लेते हैं। अब ध्यान दो, अभी कंसंट्रेशन के बारे में बताया है, उसको ध्यान दीजिए। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, वाटर तो मूव करेगा ही, मेनली अभी हम वाटर से ही कोरिलेट करके बताएंगे, सॉल्वेंट से ही कोरिलेट करके बताएंगे। तो देखो एक पॉइंट पहले लिख देता हूं डिफिनीशन में, डिफिनीशन के रूप में, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मॉलिक्यूल्स किससे मूव करेगा, तो यही सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू एसपीएम कर देता हूं, एसपीएम, ठीक है। अब किधर से किधर मूव करेगा, ए टू बी या बी टू ए, इसी को तो समझना है मुख्य रूप से। तो देखो तो ये 100 मॉलिक्यूल्स वाटर है, यहाँ 50 मॉलिक्यूल्स शुगर है, तो कितने मॉलिक्यूल्स वाटर बॉन्डेड होंगे शुगर के द्वारा, तो पीछे में कंसंट्रेशन में बताया था 5 मॉलिक्यूल शुगर लिया था, तो 6 मॉलिक्यूल वाटर बॉन्डेड हो गया था, मतलब एक मॉलिक्यूल वाटर ज्यादा बॉन्डेड हो गया था नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल से, शुगर मॉलिक्यूल से। तो यहाँ 50 मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब 51 मॉलिक्यूल्स वाटर बॉन्डेड हो जाएगा। मतलब कि इस साइड में आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितना होगा, तो 100 माइनस 51 है ना, एक मॉलिक्यूल ज्यादा, 50 मॉलिक्यूल शुगर है तो एक मॉलिक्यूल ज्यादा वाटर बॉन्डेड होगा, मतलब कि बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, 51 होंगे। तो इस तरह से इसमें फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितना बचा रह जाएगा, तो बॉन्डेड मॉलिक्यूल जितना है और टोटल मॉलिक्यूल सॉल्वेंट जितना, उससे कम निगेटिव कर देंगे, माइनस कर देंगे,
मतलब फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करोगे तो 100 माइनस 51 हो जाएगा, मतलब कि 49 हो जाएगा। अब दूसरे बी सॉल्यूशन में देख लेते हैं कि बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने हैं। यहाँ तो 20 मॉलिक्यूल शुगर है, अभी तो बता रहा हूँ कि एक ही मॉलिक्यूल तो वाटर ज्यादा बॉन्डेड होता है। तो बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितना हो गया, तो 21। तो फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर या सॉल्वेंट, तो 100 माइनस 21, 20 नहीं 21, 100 माइनस 21 मतलब कि 79 हो जाएगा। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब सोचो इन दोनों सॉल्यूशन को बताओ हमें कि कौन सा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, कौन सा हाइपरटोनिक है। आपको बताया था मैंने कि जिसमें फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा, हम सॉलिड पे विचार ही नहीं कर रहे हैं, हम सॉल्वेंट पे विचार कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखना कि जिसमें फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा, मतलब कि वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इसको क्या बोल लिया, हाइपोटोनिक, मतलब कि लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो जिसमें कम होगा रेस्पेक्ट में, पहले के रेस्पेक्ट में, वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो इसको हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहोगे, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ध्यान दो कि हमने डिफिनीशन में लिख रहा था कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू एसपीएम, थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिधर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उधर ही से मूव करेगा, किधर की ओर, जिधर वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा। फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट जिधर ज्यादा होगा उधर से मूव करेगा, फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट कम होगा उसकी ओर। इतना तो समझ में आ रहा है। तो पहले देखो सॉल्यूशन के रिस्पांस में लिख देते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू एसपीएम फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो पहले लिखना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या लो के बदले यहाँ हाइपरटोनिक में हाई करोगे, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन के रेस्पॉन्स में लिखे हैं, इसको ध्यान देना है ना। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू एसपीएम फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, मतलब इधर से इधर मूव करेगा। इतना तो पता चला। लेकिन इसी को जब भी सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन में डिफिनीशन दोगे तो यहाँ लो से हाई की ओर जो लिखे हो वो हाई टू लो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, मतलब फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है। तो इस तरह से इसका डिफिनीशन दूसरे रूप में दे सकते हो कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, इतना तो वही रहेगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू एसपीएम फ्रॉम किधर से किधर, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। दोनों बातें एक ही हो गई, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ये जो ऊपर का डिफिनीशन लिखे हैं या नीचे का लिखे हैं, दोनों बात बराबर हो गया, लेकिन एक सॉल्यूशन के रेस्पॉन्स में बताए हैं, एक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट के रेस्पॉन्स में बताए हैं, बस यही ध्यान देना है। ओके, तो यहां तक ऑस्मोसिस का डिफिनीशन आपको बता दिया। हालांकि ऑस्मोसिस का डिफिनीशन अभी कई टाइप्स और देखेंगे, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो गया, वाटर पोटेंशियल हो गया, डीपीडी हो गया, कई बेसिस को अपनाते हुए ऑस्मोसिस का डिफिनीशन देंगे, लेकिन वो अब नेक्स्ट वीडियो में होगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अब इसके बाद फिर आपसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करवाइए और मेरा मनोबल बढ़ाइए। ओके, बाय बाय।